स्वागत है दोस्तों आपका आज की नई वीडियो पे। और मैं लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स। और दोस्तों अब सिर्फ रह चुका है एक हफ्ता आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, उसी के साथ मैं बहुत सारी अपडेट्स लेकर आया हूँ हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स की तरफ से एज ऑलवेज। और साथ ही में कुछ बड़े रूमर्स आ रहे हैं, उनको मैं एड्रेस करने वाला हूँ, जैसे कि रायन टेरी क्या रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उसी के साथ कुछ बॉडी बिल्डर्स अपना स्टेज पर कमबैक करने वाले इस साल, कौन से शो में वो कम्पीट करेंगे। तो फिर ये सारी चीजें मैं एड्रेस करने वाला हूँ और आप लोगों को रिपोर्ट करने वाला हूँ। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, जैम पैक्ड होने वाला एपिसोड। बस इतना ही बोलूंगा कि एंड तक वीडियो देख लेना और फिर बस क्या, फिर तो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट पे। और यहाँ पे सबसे पहली अपडेट आती है नन अदर देन इंडियन रॉक दीपक नंदा। दोस्तों दीपक नंदा भी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट पर आते हैं। खैर वो नहीं अकेले नहीं आते, उनकी वाइफ भी आती है और हमको एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है उनकी तरफ से। वो अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि दीपक नंदा इस साल कम्पीट करने वाले हैं। अब कौन से शो में कम्पीट करने वाले हैं आप लोग ये सब चीजें सोचोगे तो ना दोस्तों वो मुंबई में कम्पीट करेंगे, जो मुंबई प्रो शो होता है, ना दिल्ली प्रो शो। वो कम्पीट करने वाले हैं नवंबर में होने वाले कजाकिस्तान प्रो शो में। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि लगभग उनके पास अब 9-10 महीने का टाइम रह चुका है। मतलब काफी इन्होंने पहले हमको अनाउंसमेंट करके बता दिया कि वो काफी टाइम के बाद जाके कम्पीट करने वाले हैं। यूजुअली एथलीट्स बता देते हैं कि कुछ हफ्ते आउट है या कुछ महीने आउट है, 1-2 महीने आउट है, बट यहाँ पर 10 महीने आउट है दीपक नंदा। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर उनके पास सफिशिएंट टाइम है प्रेप के लिए। फिजिक भी उन्होंने अपनी दिखा दी है, फिजिक कुछ इस तरीके से उनकी नजर आ रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ इस तरीके का है और जैसे कि बता रही कि उनकी प्रेप भी स्टार्ट हो ही चुकी है। तो अभी दोस्तों देखना रहेगा कि उनका क्या रहता है। लास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो उन्होंने 2023 का जो मुंबई का शेरू क्लासिक था वहां पे उन्होंने कम्पीट करा था। प्लेसिंग उनकी आउटसाइड टॉप 5 आई थी, 7th प्लेसिंग वहां पर ये लेकर आए थे। अब डेफिनेटली ये 2 साल के बाद चढ़ेंगे स्टेज पर कम्पीट करने के लिए 2025 के एंड में। तो सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे और देखना चाहेंगे कि एक इंप्रूव पैकेज इनका देखने को मिले, साइज वाला पैकेज हो जो पिछली बारी से मच मोर ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड हो। अभी वो चीज़ ड्रास्टिकली इंप्रूव तभी हो पाएगी जब वो अपने लेग्स पर इंप्रूवमेंट लाएंगे, जो उनके कह सकते हो कि आप लोग लैकिंग मसल ग्रुप में से एक है। अभी देखना चाहेंगे दोस्तों कि लोग वहां पे कैसा साइज इंप्रूव करते हैं, कैसे मसल पुट ऑन करते हैं अपने इनर और आउटर क्वाड पे, चाहे बात होगी हैमस्ट्रिंग या ग्लूट्स की। तो देखना दोस्तों काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। कंपीट करेंगे दोस्तों नवंबर में अल्माटी में वाला शो होगा कजाकिस्तान में, इनविक्टस प्रो शो। बस इतना ही बोलूंगा कि अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। और इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है इंडियन IFBB प्रो चैतन्य प्रभु की तरफ से, एक और इंडियन क्लासिक फिजिक एथलीट। अभी इनकी तरफ से हमको ये वाली अपडेट देखने को मिलती है जहाँ पे ये अपनी पोस्ट डालते हैं, वहाँ पे लिखते हैं फाइनली टाइम टू शिफ्ट द फेज एंड गेट रेडी टू स्टेप ऑन द स्टेज सून। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी स्टेज पर चढ़ने वाले हैं। और ये भी बताते हैं साथ में कि कैनॉट वेट टू शो द रिजल्ट्स ऑफ द ऑफ सीजन। मतलब इनका ऑफ सीजन बहुत ही अच्छा गया है, इनका बेस्ट अपनी लाइफ का ये ऑफ सीजन करके आए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, जब मैंने इनकी वाली फिजिक अपडेट देखी आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। बहुत ही इंप्रेसिव अपडेट। आप लोग अगर आप इनकी फिजिक देखो यार, बहुत ही बढ़िया डेंसिटी कैरी कर रही है। अपर बॉडी हो या फिर लोअर बॉडी हो, इनकी एकदम फुल राउंड मसल, इवन द चेस्ट इज लुकिंग प्रीटी डैम डेंस। अच्छे प्रोपोर्शंस है फिजिक के। क्वाड्स के अंदर आपको जो क्वाड स्वीप होता है, इनका आउटर क्वाड बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेयर आउट कर रहा है। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि ओवरऑल जो इनकी फिजिक है बहुत ही कंपेटिटिव लग रही है। मतलब छोटी नहीं लगेगी स्टेज पे। बाहर के जो आप लोग एथलीट्स देखते हो जो कि बहुत ही डेंस मसल कैरी करते हैं, डेफिनेटली उनको ये चैलेंज करेंगे ही करेंगे। और करा भी है यार। लास्ट प्रो शो की बात करूं तो ये रनर अप रहे थे, ऑलमोस्ट जीतने वाले थे। और अगर ये जीत जाते तो फिर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन आ जाती इंडिया की तरफ से, पहली क्लासिक फिजिक क्वालिफिकेशन। बट अभी दोस्तों हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा शो ये सिलेक्ट करते हैं, क्या परफॉर्मेंस इनकी तरफ से निकल कर आती है और क्या दोस्तों इंडिया को वो क्लासिक फिजिक की क्वालिफिकेशन मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है। सो देखते हैं क्या होता है। बस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको चैतन्य की इंप्रूवमेंट्स कैसे लग रहे हैं। आपको फिजिक में लगता है इंप्रूवमेंट आई है, नहीं आई है, जो भी आप लोगों को लगता है अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है अनिक घोष की तरफ से। अभी दोस्तों अनिक घोष की तरफ से कोई मेजर फिजिक अपडेट नहीं आई है या फिर कोई, मैं कहना चाहूँगा कोई फिजिक अपडेट नहीं आई है। बट जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ अनिक के बारे में वो ये है, अनिक ने दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है रोड टू मिस्टर ओलंपिया क्वालिफिकेशन, जिसमें वो बात करते हैं उनके डे में वो क्या वर्कआउट्स कर रहे हैं, क्या डाइट ले रहे हैं। बट द थिंग इज दोस्तों कि उनका जो गोल है, जो उनका मेन फोकस होने वाला है इस साल का, वो है ओलंपिया क्वालिफिकेशन। और इस बार देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो अनिक घोष आर नहीं तो पार करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों महाभारत में अर्जुन का गोल था मछली की आंख। वही टारगेट पे उन्होंने फोकस करा, किसी भी चीज पे फोकस नहीं करा और अपने गोल को अचीव करा। वैसे ही दोस्तों कुछ अनिक घोष का भी फोकस इस साल का नजर आ रहा है। ही इज वेरी फोकस्ड, अपने काम पे वो फोकस करने वाले हैं। एंड द थिंग इज कि जो उनका लैकिंग बॉडी पार्ट है, जो उनका कह सकते हो कि एक वीक पार्ट है, वो है उनकी बैक। और कहीं ना कहीं कह सकते हो उनकी कंडीशनिंग भी। अभी फिलहाल उनकी बैक पर उनका काम चल रहा है। हम लोग देख सकते हैं उनकी वीडियोस पर कि वो हैवी रोइंग कर रहे हैं।
हैवी रोइंग कर रहे हैं ताकि अपनी बैक में वो डेंसिटी ला सकें और वो मसल मास ऐड कर पाएं। और साथ ही में मैं देखना चाहूँगा कि इस साल क्या अनिक घोष वो एकदम श्रेडेड कंडीशनिंग के साथ आ सकते हैं। फुलनेस तो वो लेकर आ ही जाते हैं, वो हम सभी लोगों को मालूम है, बट वो क्या क्रेजी लेवल की कंडीशनिंग लेकर आ पाते हैं। अगर वो ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि यार कोई भी इनको रोक नहीं सकता ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए। अगला क्वालिफिकेशन इनके लिए फिर बन जाता है। देखते हैं फिर दोस्तों कि अनिक का इस बारी सीरियस प्रेप करने के बाद क्या रिजल्ट रहता है। और बस मैं इनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा इनकी आगे के शोज़ के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों मैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि दोस्तों इस साल का जो दिल्ली का शेरू क्लासिक होने वाला है, शेरू क्लासिक / भारत प्रो शो, 30 और 31 मई को इनका एमेच्योर शो होगा जहाँ पे प्रो कार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। डे 1 और डे 2, डे 3 जो कि होगा जून 1 को, वहां पर होगा भारत प्रो शो। और यहाँ पर केवल यहाँ पे सिर्फ हमको 2 ही डिविजन्स देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखा जा सकता है कि मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक का ही नाम है। तो बाकी डिविजन्स कहाँ गई, जैसे कि व्हीलचेयर डिवीजन और वुमेन्स बिकिनी डिवीजन जो कि यूजुअली होती हैं शो में। देखकर दोस्तों लग रहा है कि इस साल केवल 2 ही डिवीजन्स होने वाली है। पहले मुझे याद है कि पहले 212 डिवीजन का भी ये लोग करते थे जो भारत प्रो शो था। पहले इस साल इन लोगों ने भारत प्रो शो के अंदर 212 डिवीजन को बाहर कर दिया और अब देखकर लग रहा है कि वुमेन्स बिकिनी और व्हीलचेयर डिवीजन भी अब बाहर हो चुकी हैं। अभी दोस्तों कुछ कंफर्म नहीं है, जो मुझे सामने अपने नजर आ रहा है सिर्फ मेंस फिजिक और क्लासिक का ही नाम लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अगर IHFF वाले कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर क्या इनका प्लान है, कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट फिलहाल मेंस फिजिक और क्लासिक प्रो शोज के अंदर इनकी डिविजन्स होने वाली है। क्या आपको लगता है दोस्तों, अपने थॉट्स बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? मुझे लगता था कि और डिविजन्स ऐड होनी चाहिए, जैसे कि ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन, 212 और डिविजन्स होगी, लेकिन यहाँ पर तो डिविजन्स कट रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को भी मालूम नहीं है, बट आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है भारत सिंह वालिया की तरफ से। दोस्तों भारत सिंह वालिया के बारे में मैंने पहले भी कुछ अपडेट्स आपको बताई थी। पहले आपको मैंने बताया था कि इस साल वो अपना कमबैक करने वाले हैं स्टेज पर compete करने के लिए। साल की शुरुआत में इनकी तरफ से वीडियोस और फोटोज देखने को मिली थी इनकी फिजिक की, काफी टाइम के बाद इन्होंने हमको दिखाई थी तब। तो उस टाइम पर फिजिक उनकी कुछ उस तरीके से नजर आ रही थी। आज के टाइम पर लगभग लगा लो 2 महीने के बाद इनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी जाए तो भारत सिंह वालिया ने इतने कुछ चेंजेस अपनी फिजिक पर वो लेकर आए हैं। नोटिस करा जा सकता है कि बॉडी में चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये आए हैं कि उनकी बॉडी ना शेप पर आ रही है। जो उनका पहले हम लोग स्ट्रक्चर और उनकी बॉडी देखा करते थे 2-3 साल पहले, वैसा ही लगभग उनकी कंडीशनिंग होती जा रही है और टाइट होती जा रही है इनकी बॉडी बेसिकली। और मस्कुलैरिटी भी देखा जा सकता है इनकी बॉडी पे और पॉलिश होती जा रही है। तो फिजिक दोस्तों इनकी 2 महीने के हिसाब से मैं बोलूंगा कि अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करके दिखाई है। बात अभी ये रहती है कि भारत सिंह वालिया कौन सा शो सिलेक्ट करते हैं अपना compete करने की, अपना कमबैक करने की। क्या ये शेरू में compete करते हैं या फिर कोई दूसरा फेडरेशन के अंदर ये जाएंगे, देखना पड़ेगा। खैर वो तो अलग ही बात है। और जो इनका फाइनल फॉर्म होता है, इनकी फिजिक कैसी निकल कर आती है, क्या चेंजेस इनकी फिजिक पर नजर आते हैं हम लोगों को, डेफिनेटली हम लोग देखना चाहेंगे। जो इनकी 3 साल पहले इनका जो पैकेज का लेवल था, लोग अब यही एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे इनके साथ कि इनको बेटर पैकेज लेकर आना पड़ेगा। 2-3 साल पहले बात अलग थी, तब अलग लेवल था, लेकिन अब बहुत चीज़ें अब डिफरेंट हो चुकी है। अब काफ़ी चेंजेस आए इंडियन बॉडी बिल्डिंग में, तो लोग देखना चाहेंगे डेफिनेटली एक बड़ा डिफरेंट लेवल का पैकेज। और क्या करते हैं दोस्तों ये, मैं बस यही बोलना चाहूँ कि अगर ये IFBB में compete करते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन में, तो मुझे लगता है कि बढ़िया रहेगा देखना इनको स्टेज पर IFBB के। बिकॉज 2-3 साल पहले की बात है, हम लोग इनकी अपडेट्स कंसिस्टेंटली देते ही थे चैनल पे, और दोबारा से अभी अपना कमबैक कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बस यही अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता था भारत सिंह वालिया की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट पे बढ़ते हैं गाइज, और हम सीधा बढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट पे। पहली अपडेट पे बढ़ते हैं गाइज, और पहली अपडेट कोई फिजिक अपडेट नहीं है जैसे कि यूजुअली होती है। यहाँ पर पहली अपडेट निकल कर आती है नन अदर देन 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिल द गिफ्ट हीथ की तरफ से। और फिल हीथ को दोस्तों रिसेंटली बुलाया गया था किसी जगह पे। कहाँ पे बुलाया जा सकता है उनको? जिम में? नहीं। किसी मीटअप पर? नहीं। किसी एक्सपो पर? बिल्कुल नहीं। फिल हीथ को बुलाया जाता है उनको सम्मानित करने के लिए व्हाइट हाउस पर। और व्हाइट हाउस जहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनका नाम बोलते हैं फिल हीथ, और उनको थैंक्स करते हुए बोलते हैं कि जो उन्होंने अकम्प्लिश करा है बॉडी बिल्डिंग के लिए और अपने स्पोर्ट पर, उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। Joined by 7-time Mr. Olympia. I want to see this guy, Phil Heath. Phil Heath. I don't want to compare my muscles. Here he is. Thank you, Phil, very much. I appreciate it. तो ये चीज दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि बाकी अगर आप कंट्रीज की बात करो तो वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग को कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। बॉडी बिल्डर्स, हमारे एथलीट्स जो इतनी मेहनत करते हैं, जो इतना डिफिकल्ट स्पोर्ट में कम्पीट करते हैं, उनको सपोर्ट तो बहुत ही दूर की बात है। यहाँ पर तो अप्रिसिएशन करना और इवन एक्नॉलेज भी करना बहुत ही दूर दूर तक नहीं होता है। बट ऐसा देखना काफी टाइम के बाद, और इवन बहुत टाइम पहले की बात है, 1990s की वाली बात है, जब एक US प्रेसिडेंट ने आर्नोल्ड को उस जमाने में अपॉइंट किया था एज अ चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट्स काउंसिल ऑन फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स।
तो आप लोग लगा लो कि तब से लेकर अब तक आर्नोल्ड के बाद सीधा फिल हीथ को एक्नॉलेज करा जा रहा है। और मतलब देखकर ऐसा पता लग रहा है कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि कोई यूएस प्रेसिडेंट किसी बॉडी बिल्डर को एक्नॉलेज करे, तो काफी रेयर है दोस्तों ऐसा होता हुआ देखना कि किसी बॉडी बिल्डर को एक्नॉलेज करा जा रहा है, यहाँ पर फिल हीथ को एक्नॉलेज करता हुआ देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी बात है ये चीज़, और वही गवर्नमेंट एक्नॉलेज करने के साथ अगर सपोर्ट भी करे एथलीट्स को तो फिर क्या ही बात हो। बाकी नॉनदलेस कांग्रेचुलेशंस टू 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिल द गिफ्ट हीथ। इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपनी अगली बड़ी स्टोरी की तरफ से। अगली बड़ी स्टोरी यहाँ पर आती है माइकल क्रिजो की तरफ से। अब माइकल क्रिजो की तरफ से स्टोरी आ रही है तो फिर बड़ी ही स्टोरी होगी। दोस्तों माइकल क्रिजो ने अपनी करंट फिजिक अपडेट अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी है। उसी के साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट भी शेयर कर दी है, काइंड ऑफ हिंट करते हुए इनके अगले शो के बारे में। इनका अगला शो बताया जा रहा है कि 12 हफ्ते के बाद होने वाला है। लिखते हैं ये 12 वीक्स आउट, और 12 वीक्स आउट के बाद जो शो बैठ रहा है उस शो का नाम है न्यूयॉर्क प्रो शो। तो यहाँ पे रूमर सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यूयॉर्क प्रो शो में कम बैक करेंगे अपना इस साल माइकल क्रिजो। आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो पिछले साल की बात है कि माइकल क्रिजो जो इतने बड़े मास मॉन्स्टर हैं, जो देखा करते हैं इनकी अपडेट्स कितने ज़्यादा बड़े चौड़े एकदम मॉन्स्टर की तरह ये नजर आते हैं। पिछले साल इनको इंजरी हो गई थी और अपने इंजरी के कारण इनको ओलंपिया मिस करना पड़ गया था। काफ़ी प्रो शोज इन्होंने मिस कर दिए थे पिछले साल के। तो इनका एक तरीके से आप कह सकते हो कि पिछले साल पूरा रिकवरी में निकल गया। रिकवरी अपना कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और करंट फिजिक अगर मैं बात करूँ तो इनकी फिजिक ना वापस शेप पर आ रही है। दोबारा से ये मास मॉन्स्टर अपना बनने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपना पुराने वर्जन पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइकल की फिजिक दोस्तों कुछ इस तरीके से इस टाइम पर नजर आ रही है। बात करी जाए यहाँ पे कि माइकल न्यूयॉर्क प्रो शो में कम्पीट करेंगे, तो यहाँ पर बड़े बड़े नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क प्रो शो में खेलने वाले हैं। यहाँ पर नाम आता है रीगन ग्राइम्स का, नाम यहाँ पर आता है निक वॉकर का। तो यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे बैठे हुए हैं इनका यहाँ पे सामना करने के लिए। तो यहाँ पे माइकल को एब्सोल्युटली अपने बेस्ट वर्जन पर आना पड़ेगा, और कंसिडरिंग कि इनका काफ़ी टाइम के बाद अपना कम बैक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि क्रिजो के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा अपने पुराने वर्जन पर आना। और काफ़ी चैलेंज तो देखो इनके लिए बैठा ही हुआ है, निक वॉकर बैठा हुआ है यार। इनको बीट करना पड़ेगा निक वॉकर को। बट नॉनदलेस दोस्तों क्रिजो क्या अपने फॉर्म पर दोबारा से वापस आ पाएंगे? ना केवल फॉर्म पर अपने दोबारा से वापस आ पाएंगे, बट उस चीज़ को और इम्प्रूव करके ला पाएंगे। बिकॉज इनके साथी बॉडी बिल्डर्स तो इंप्रूव करते जा रहे हैं हर साल, इनको भी इंप्रूव करना पड़ेगा अगर ये कॉम्पिटिशन देना चाहेंगे उनको और चाहेंगे ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना। बस दोस्तों यही कुछ अपडेट इनसे जुड़ा हुआ रहता है। क्रिजो इस साल अपना कमबैक करने वाले हैं। रूमर्ड शो है न्यूयॉर्क प्रो शो, जो कि स्टीव वाइनबर्गर का शो है, ओलंपिया के हेड जज का। बस दोस्तों इसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है नन अदर देन सैम सुलेक की तरफ से। सैम सुलेक, अगर आप लोग इनके व्लॉग्स देखा करते थे या कुछ भी अगर आप इनसे रिलेटेड कंटेंट देखा करते थे, तो वो सिर्फ व्लॉगर नहीं रहे हैं दोस्तों। सैम सुलेक अब एक बॉडी बिल्डर बन चुके हैं, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर बन चुके हैं। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अभी हाल ही में सैम सुलेक ने कम्पीट करा था अपने एक क्वालिफाइंग शो में। एनपीसी का एक शो था, नेशनल शो, जो इधर 2025 लेजेंड्स क्लासिक। उस शो को जीतने के बाद, उस शो का ओवरऑल टाइटल मारने के बाद उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है आर्नोल्ड एमेच्योर के लिए। इसका मतलब ये दोस्तों कि अब सैम सुलेक आर्नोल्ड एमेच्योर में कम्पीट कर पाएंगे और अपने प्रो कार्ड के लिए कम्पीट कर पाएंगे। आज से लगभग एक हफ्ते के बाद सैम चढ़ेंगे दोबारा से स्टेज पर कम्पीट करने के लिए आर्नोल्ड एमेच्योर के लिए। चलो ये तो बात हो गई, इन्होंने क्वालिफाई वगैरह कर लिया। बट दोस्तों सैम के बारे में जो न्यूज़ आई है, इतनी ज़्यादा लोगों ने अपनी अपडेट्स, अपने ओपिनियंस डाले सैम के बारे में। ऑब्वियसली सैम का नाम लेने से व्यूज़ तो मिलते ही हैं, बट यहाँ पर सैम सुलेक को कंपेयर करा जा रहा है क्रिस बमस्टेड से। जब क्रिस बमस्टेड एक एमेच्योर थे और अपने करियर के स्टार्टिंग में कम्पीट करा करते थे, उस वर्जन से सैम के इनके डेब्यू शो को कंपेयर करा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक्सट्रीम में ना इस चीज़ को लेकर जाया जा रहा है लोगों की तरफ से। लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं सैम से। मैं मानता हूँ कि सैम एक बहुत ही अच्छे व्लॉगर हैं, बहुत ही उन्होंने ग्रो करा है अपना यूट्यूब पर, लेकिन इतना ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि भाई ये तो सीबम जैसे आगे जाके बनेंगे, ही इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन बॉडी बिल्डिंग। मैं मानता हूँ सैम वॉज लुकिंग गुड इन दिस पैकेज, बट अगर आप लोग सैम सुलेक का नाम हटा दो, अगर आप सैम सुलेक का नाम ही हटा दो, जो उनकी पॉपुलैरिटी वगैरह, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर के तौर पे अगर आप सैम सुलेक की फिजिक को देखोगे, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि इतनी ज़्यादा हाइप जो उनको मिली है वो ना मिलती अगर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ना होती। तो मुझे लगता है सिर्फ एक नॉर्मल ही बॉडी बिल्डिंग की तरह ही उनको उस नज़रों से देखा जाता। बट वो सैम सुलेक है, इसलिए उनको एक बहुत ही बड़ा हाइप मिल रहा है। बहुत से लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट हेटिंग ऑन द फैक्ट दैट ही हैज़ वॉन। अच्छी बात है, उनके बारे में बात हो रही है, लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है कि अगर ये नाम सैम सुलेक नहीं होता और कोई दूसरा बॉडी बिल्डर होता सेम पैकेज के साथ, तो आई डोंट थिंक सो कितनी ज़्यादा हाइप मिलती उस चीज़ को। और बाकी सैम की फिजिक के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट टाइम शोइंग के हिसाब से मुझे उनकी फिजिक अच्छी लगी। ही वॉज कंडीशनड, बैक के अंदर जो उनकी फाइबर्स नजर आ रहे थे, क्रिसमस ट्री वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और देखते हैं दोस्तों क्या इनका मोल्ड अप होता है। बस मैं नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ सैम सुलेक के साथ। मैं देखना चाहूँगा कि आगे विद द एमेच्योर्स अगर ये प्रो बन जाते हैं तो प्रो एथलीट्स के बीच में ये कैसा परफॉर्म करते हैं।
और क्लासिक फिजिक डिवीजन में इन्होंने ओवरऑल टाइटल मारा है, सो कांग्रेचुलेशंस टू सैम सुले। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपनी अगली स्टोरी तरफ। अगली स्टोरी एक छोटी सी अपडेट है, हालांकि अपडेट की लेंथ छोटी है बट एक्चुअली में बड़ी अपडेट है। वो अपडेट ये है दोस्तों कि क्रिस बमस्टेड का हमको स्टैचू देखने को मिलता है, और वो स्टैचू कोई छोटा स्टैचू तो नहीं बोलूंगा मैं, काफी अच्छा डिसेंट साइज का लार्जर देन लाइफ वाला स्टैचू हमको क्रिस का देखने को मिला है। और वो स्टैचू उनको मिला है जिम शार्क की तरफ से, जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं, उनको सम्मानित करा गया स्टैचू से। तो एक बड़ी चीज हमको यहाँ पे एक और देखने को मिली है, बॉडी बिल्डर को सम्मानित करा जा रहा है। बहुत ही रेयर होता है ऐसा देखना कि बॉडी बिल्डर्स को सम्मानित करा जाए इस उपाधि के साथ एक स्टैचू से। आई एम श्योर आप लोगों ने आर्नोल्ड का स्टैचू देखा होगा। आई एम श्योर अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हादी चुपान का भी स्टैचू बना हुआ है, जो कि आई थिंक सो बिगेस्ट स्टैचू ऑफ एनी बॉडी बिल्डर इस दुनिया के। हादी चुपान का स्टैचू है, जो कि उनकी कंट्री वालों ने उनको सम्मानित किया था उस चीज के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रिस बमस्टेड को भी उनका स्टैचू और उनके कह सकते हो वो रिस्पेक्ट उनको मिली है, वो सम्मानित उनको उस चीज से करा गया जो करियर उन्होंने अपना बनाया है बॉडी बिल्डिंग में और अपना अचीव करा वो सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ क्रिस बमस्टेड को, और बहुत ही अच्छा स्टैचू है यार, मतलब अच्छा डिटेल्ड स्टैचू है, ऐसा नहीं कोई मतलब नॉर्मल सी डिटेल्स है, अच्छा खासा डिटेल्ड स्टैचू हमको यहाँ पे देखने को मिला है क्रिस बमस्टेड का। तो आप लोग दोस्तों बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्रिस बमस्टेड अब वो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग से तो संन्यास ले चुके हैं, तब उनके लिए नेक्स्ट बड़ी चीज क्या होने वाली है। कंसिडरिंग जो क्रिस बमस्टेड का नेचर है वो काफी इंट्रोवर्ट है, वो आर्नोल्ड की तरह एक्सट्रोवर्ट नहीं है। आर्नोल्ड किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हैं और तभी वो एक्टर और पॉलिटिशियन बने हैं। तो यहाँ पे क्रिस बमस्टेड अपना नेक्स्ट बड़ा चीज क्या करते हैं, क्या वो बिहाइंड द सीन्स काम करेंगे बॉडी बिल्डिंग में, कंपनियां चलाएंगे, क्या करते हैं दोस्तों? आप लोग अपने थॉट्स बताइए, क्रिएटिव चीजें बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी हम लोग सीधा बढ़ते हैं मेंस फिजिक की खबरों पे। मेंस फिजिक के बारे में हम लोगों ने बात ही नहीं करी है, तो चलो बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं अपडेट लेकर आया हूँ ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की तरफ से, जो कि है 3 टाइम्स ओलंपिया चैंपियन ऑफ मेंस फिजिक। क्या लगा था कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन रिटायर हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग उनके फैंस हो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया और गुड न्यूज है। ब्रैंडन ने दोस्तों भी हाल ही में कंफर्म करके बताया कि वो इस साल कंपीट करने के उनके प्लान्स हैं। कौन से शोज में वो कंपीट करेंगे आप लोग सोच रहे होंगे, तो वो इस साल कंपीट करने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो शो और पिट्सबर्ग प्रो शो में, जो कि एक के बाद एक शोज होते ही हैं। काफी मतलब पास में इन दोनों शोज की डेट्स पड़ती हैं, तो इन दोनों शोज में इनके कंपीट करने के प्लान्स। और ये चीज उन्होंने बताई थी कटलर कास्ट पे, जो कि जे कटलर का 4 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया का पॉडकास्ट है, वहां पर उन्होंने बोला था कि मैं कंपीट करने वाला हूं, और एक तरीके से कंफर्म कर दिया है। एप्लीकेशन ब्रैंडन का सबमिट हो चुका है, बस कंफर्मेशन की देरी है। और ये दोस्तों उनसे अपडेट जुड़ा हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। फाइनली उनका रिटर्न होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने आपको वैसे बताया था कि रूमर्स चल रहे थे कि उनका प्लान है पिट्सबर्ग प्रो शो में कंपीट करने का, और अब ये चीज कंफर्म भी हो चुकी है कि ना केवल वो पिट्सबर्ग में कंपीट करेंगे बट न्यूयॉर्क प्रो शो में भी वो कंपीट करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, मजा आएगा देखने में, क्योंकि जो लाइनअप होने वाला है ना मेंस फिजिक का इस साल के पिट्सबर्ग का, और इवन मैं कह सकता हूँ कि न्यूयॉर्क का, क्योंकि न्यूयॉर्क में बिलाल अली भी कंपीट करेंगे, और उसी के साथ जो लाइनअप बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पिट्सबर्ग का लाइनअप तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि इस साल का जो पिट्सबर्ग प्रो शो और न्यूयॉर्क प्रो शो है ना, मिस करने वाला बिल्कुल नहीं होगा। और अपडेट्स के लिए बस बोलूंगा कि बने रहिए। इसके बाद दोस्तों मैं बढ़ना चाहूंगा अपनी अगली अपडेट पे, और कह सकते हो कि इस वीडियो की फाइनल अपडेट पे। मैं जानता हूं कि ये वाली वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बट अगर आपको नहीं पसंद आ रही वीडियो तो आई एम वेरी सॉरी। पसंद आ रही है तो इट्स गुड, बट एक फाइनल अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वो अपडेट आ रही है नन अदर देन रायन टेरी की तरफ से, जो कि करंट ओलंपिया मेंस फिजिक के चैंपियन। दोस्तों रायन से जुड़ा हुआ ये अपडेट हमको देखने को मिलता है कि रायन टेरी अभी देखे जाते क्रिस बमस्टेड के साथ वर्कआउट करते हुए एक यूट्यूब वीडियो पे उनके चैनल पर है। बट बात यह है कि वर्कआउट के बीच में वो लोग कुछ बातचीत करते हैं, और बातचीत में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कह दी रायन टेरी ने। अभी रायन टेरी क्रिस बमस्टेड को ये बोलते हैं कि उनको अब रियलाइजेशन हुआ है जब से वो ओलंपिया चैंपियन बने हैं, जब से वो जीते हैं ओलंपिया टाइटल। 2022 में वो जीते थे, 2023 में वो जीते थे, तो उनको तब से रियलाइजेशन हुआ है कि उनके करियर का ना एक एंड पॉइंट आने वाला है। और वो एंड पॉइंट, या कह सकते हो कि वो अंत जो है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। उनको ऐसा फील होता है अब जाके। पहले जब वो कंपीट करा करते थे, जब वो ओलंपिया चैंपियन नहीं बने थे, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं नेक्स्ट ओलंपिया कंपीट करूंगा, फिर रिटायरमेंट ले लूंगा, चलो उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग ओलंपिया चैंपियन बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। लेकिन अब जब रायन टेरी ने ओलंपिया टाइटल जीत लिया है, वो एक ओलंपिया चैंपियन बन गए हैं, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो एंड पॉइंट अब बहुत ही नजदीक आ रहा है, क्योंकि उनके हेल्थ से रिलेटेड अब उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि अगर वो ओलंपिया टाइटल अपना हार जाते ओलंपिया में, देन मोस्ट प्रोबेबली वो उनका आखिरी होगा और वो रिटायरमेंट ले लेंगे। और कुछ इस तरीके से वाइब्स रायन टेरी की तरफ से आती कि यानी कि अगर वो हार जाते ओलंपिया टाइटल अपना, तो फिर वो रिटायरमेंट ले लेंगे, दैट्स इट। अगर वो हार जाते हैं तो कोई कंपीट नहीं करेंगे, फाइनली उनका जो है अंत हो जाएगा उनके करियर का। ऐसा कहने का उनका मतलब था, या ऐसा वो कुछ कहना चाहते थे, और ये चीज उन्होंने बोली थी। लेकिन रिसेंटली हमको रायन का कमेंट भी देखने को मिल जाता है इंस्टाग्राम पे, जो कि वो वीडियो थी उसके नीचे वो लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि आई नो द नंबर इन माई हेड, वी आर नॉट क्लोज येट एंड डोंट गेट इट ट्विस्टेड, द फुट इज नॉट ऑफ द गैस एंड वी एंट स्लोइंग अप जस्ट येट,
मतलब रायन टेरी कहने का मतलब है कि नंबर मेरे दिमाग में है कि मैं कब तक compete करना चाहता हूँ, बट आप लोग फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ना छोड़ूं इस स्पोर्ट को, मैं compete करता रहूं और हम लोग स्लो डाउन नहीं करेंगे अपने प्रोसेस में, इस वाले अपने कंपटीशन की जर्नी पे। तो मतलब रायन टेरी अभी सिर्फ हमको दिलासा दे रहे हैं कि मैं अभी रिटायरमेंट इतनी जल्दी नहीं लेने वाला हूँ। बट सही बताया जाए तो यार रायन टेरी, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर वो हार जाते ओलंपिया टाइटल, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि रायन टेरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप उनकी एज देखोगे तो ही इज 35 प्लस, उनके पास अब कुछ प्रूव नहीं है करने के लिए। ऑब्वियसली उनको हेल्दी भी रहना है, आगे जाके अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, तो हो सकता है यार वो रिटायरमेंट ले ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी दोस्तों रायन टेरी हमको सिर्फ दिलासा देने के लिए कह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, कमेंट में वो लिखते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। और ये कुछ स्टेटमेंट रहता है रायन टेरी की तरफ से उनकी रिटायरमेंट के बारे में जब बातचीत हो रही है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो बस दोस्तों यही कुछ रहती है अपडेट वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं जानता हूं कि आर्नोल्ड क्लासिक की अपडेट्स मैंने डिस्कस नहीं करी इस वीडियो पे, चाहे बात होगी ओपन बॉडी बिल्डिंग की, चाहे बात होगी मेंस फिजिक की, बिलाल अली और इन सब लोगों की जो अपडेट वगैरह रहती है, तो वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अब सिर्फ रह चुका है एक हफ्ता आर्नोल्ड क्लासिक के लिए और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। बस इतना ही बोलूंगा कि स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड दिल से शुक्रिया, और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।